क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। यदि आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो फेसबुक पर स्टडी नॉलेज सर्च करें और उस पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लाइव क्लासेस चलाया जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12। हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कक्षा 12 जो कि विषय है भौतिक विज्ञान का, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 यानी एक नए चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसका नाम है विद्युत परिपथ। ठीक है, भाग 1 लेकर आए हम आज। तो भाग 1 है तो जाहिर सी बात है कि हम इसके बेसिक से बात करना स्टार्ट करेंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आप अपना नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, ताकि इसको अच्छे से एकदम समझ सकें आप लोग। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला हेडिंग है वैद्युत सेल। स्टार्ट होता है वैद्युत सेल से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल इंग्लिश में। समझिएगा बातों को। तो वैद्युत सेल को समझने से पहले हम आपको इसके परिभाषा को डिस्कस कर देते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं। तो चलिए बताते हैं कि बताया जा रहा है वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत सेल कहलाता है। परिभाषा बहुत सिंपल है, आपको समझना है तो लिखिए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। काम बस यही होता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। क्या कहलाता है? वैद्युत सेल कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वैद्युत सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इसके बेसिकली टॉपिक बाय टॉपिक बात करने वाले हैं। तो यहां से आपका स्टार्ट हुआ है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलेगा वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है इसको समझते हैं हम, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां ओ रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। अब हो गया, तो समझिए इसमें बताया जा रहा है वैद्युत अपघट्य में कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया। और आपका होता है जिंक सल्फेट, जिसका स्पेलिंग होता है ZnSO4। ठीक है, एटसेट्रा और भी ऐसे हैं। तो ऐसे और भी यौगिक है जो वैद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल ये दोनों एग्जांपल आप याद कर लीजिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। तो जरा इलेक्ट्रोड के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। किसी सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं। क्या होती हैं? धातु की 2 छड़ें होती हैं। एक छड़ ये हो जाएगा, एक छड़ ये हो जाएगा। धातु की 2 छड़ें होती हैं, ठीक, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो धातु की 2 छड़ें हैं ना, इन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसमें से एक छड़ कैथोड होगा, एक छड़ एनोड होगा। अब या तो ये कैथोड हो जाए, ये एनोड हो जाए, या तो ये एनोड हो जाए, ये कैथोड हो जाए। ठीक है, तो हमको सिर्फ समझना है कि किसी सेल में धातु की 2 छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसमें एक छड़ को कैथोड तथा दूसरे छड़ को एनोड कहते हैं। अगर इसको कैथोड कहेंगे तो इसको एनोड कहेंगे।
ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। बात करते हैं सेल के प्रकार। सेल के प्रकार के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो इसमें बताया जा रहा है सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, नोट कर लीजिए। पहला होता है आपका प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, ठीक है, प्राथमिक सेल। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल इसको कहते हैं, पहले वाले को कहेंगे क्या? प्राइमरी सेल, और दूसरे वाले को कहेंगे क्या? सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक समझेंगे। तो पहले ये समझेंगे प्राथमिक सेल के बारे में। चलिए प्राथमिक सेल क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं हम प्राथमिक सेल के बारे में, ठीक है। चलिए प्राथमिक सेल के बारे में जरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा सेल जिसका एक बार उपयोग हो जाने पर इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसे तो हम कहते हैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार काम किए फेंक दिए, तो इस टाइप के सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल। समझिएगा, जैसे अगर बात करें हम टॉर्च, लाइट देखें आप लोग, लेकिन अब तो वो लाइट आ रहा है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर से चार्जिंग लगा के चार्ज कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय पहले, जैसे हम कहते हैं 7-8 साल पहले, अभी दिखने को मिल रहा होगा, तो उसमें भी कुछ लाइट ऐसे होते हैं जो उसमें सेल लगा होता है, ठीक है। बड़े बड़े सेल लगे होते हैं, 3 ठो ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं ना, उसको तो एक बार यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा जब वो खत्म हो जाता है तो उसको नया मंगा के लगाना होता है, ठीक है। तो वो जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्राथमिक सेल होते हैं। उसे हम आवेशित तो नहीं कर सकते पुराना, दोबारा उसको चार्ज तो करेंगे नहीं हम। एक बार लगा दिए, खत्म हो गया, फेंक दिए, दूसरा लाएंगे मार्केट से, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं ना, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। समझिएगा बात को, बात बहुत सिंपल सी है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें हम कह सकते हैं डेनियल सेल हो सकता है आपका। एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिए, डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है। और क्या होता है? लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल। और आपका हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल, संचायक सेल। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? प्राथमिक सेल के हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। तो द्वितीयक सेल को समझेंगे हम, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बताया जा रहा है क्या? ऐसे सेल जिन्हें आवेशित तथा निरावेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। कहने का मतलब, उसको हम चलाते रहें, खत्म हो जाए, फिर उसको चार्ज कर लें, फिर चलाएं, फिर खत्म हो जाए, फिर चार्ज कर लें, फिर खत्म हो जाए। तो ये जो होते हैं, इस टाइप के बैटरी जो होते हैं, जो सेल होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? द्वितीयक सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। प्राथमिक सेल में क्या था कि हम उसको चार्ज नहीं कर सकते थे, आवेशित नहीं कर सकते थे। एक बार खत्म हो गया तो जाओ दूसरा लो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो खत्म हो गया चार्ज, तो उसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, द्वितीयक सेल में एक आपका सेल आ जाएगा सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल, सॉरी, इसमें सीसा संचायक सेल आएगा, और जो प्राथमिक सेल है उसमें सीसा संचायक नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा आपका? उसमें लेक्लांसी सेल रहेगा, बोल्टीय सेल हो जाएगा। तो यहां पे ले लीजिए सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है। सीसा संचायक सेल हो गया। और आप कह सकते हैं जैसे क्षारीय सेल हो जाएगा आपका, क्षारीय सेल, ठीक। ये हो गया आपका द्वितीयक सेल। और बात करें हम एग्जाम्पल के थ्रू, तो प्राथमिक सेल में आप यहाँ पे सीसा संचायक सेल की जगह आप बोल्टीय सेल लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि सीसा संचायक सेल होता है किसका?
द्वितीयक का होता है, वोल्टीय सेल। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया आपको। अगला टॉपिक ध्यान दीजिए। तो अगला हेडिंग है आपका विद्युत वाहक बल। इसको कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने की, ठीक है, प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो एक बार फिर से डिस्कस करेंगे हम विद्युत वाहक बल के बारे में। तो इसमें बताया जाए एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो इसको ई से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ई। एकांक आवेश मतलब जो क्यू है आपका, ये एकांक हो जाएगा। ठीक है, एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य मतलब डब्ल्यू, वर्क, कार्य। ठीक है, ई हो जाएगा सूत्र आपका विद्युत वाहक बल का। तो इसे नोट कर लीजिए। और हम आपको ये भी बता दें कि इसमें जो वैल्यू है किसका, ई, ये आपका क्या है, ये आपका कार्य है, ये आपका आवेश है, ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। बात करते हैं इसके मात्रक की, थोड़ा सा मात्रक समझिएगा ध्यान से। तो ई का मात्रक निकालना है जैसे, तो अगर बात करें ई का मात्रक, तो पहले लिखेंगे डब्ल्यू का मात्रक, बट्टे किसका मात्रक, क्यू का मात्रक। ठीक है, तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बट्टे क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। हो गया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जूल प्रति कूलाम। इस तरह से आप इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हेडिंग क्या है उसको देखिए। तो हेडिंग है आपका टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है समझिएगा। दो टर्मिनलों के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर है, तो जरा इसके बारे में हम बात करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो इसका सूत्र होता है V बराबर W बट्टा Q। V बराबर W बट्टा Q इसका सूत्र होता है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका टर्मिनल विभवांतर। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो दिया गया सारा का सारा वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे V का मात्रक हम बताएं आपको, तो V का मात्रक हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर। ठीक, और दूसरा बात करें W का, तो W क्या है आपका, किया गया कार्य, किया गया कार्य हो गया। और इसमें जो आपका Q है, Q का मतलब दिया गया है क्या, आवेश, आवेश। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा आंतरिक प्रतिरोध को लेकर। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, देखो प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है। अब वो आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। तो आंतरिक प्रतिरोध में समझेंगे हम, किसी सेल के अंदर, कोई सेल है उसके अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाला रुकावट, उसी को हम कहते हैं। देखिए सेल के अंदर है ना, अंदर है तो आंतरिक, बाहर होता तो बाह्य, यही समझना है बस आपको। किसी सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, इसको हम R से दिखाते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। देखिए ओम तो होगा ही, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, क्योंकि है तो प्रतिरोध ही। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा आज का। तो अगर आज का वीडियो देख के आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम इसको और भी बेहतरीन लेवल पे ले चले। इसमें काफी आपको बेहतरीन चीजें मिलेंगी, जैसे किरचॉफ के नियम मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इसको अगर नहीं देख रहे हैं तो इस चैप्टर को एकदम स्टार्ट से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए धन्यवाद।